नमस्कार। हर साल जनवरी का महीना आते ही भारत का आसमान मानो एक विशाल कैनवस में बदल जाता है। आज हम उसी त्योहार की कहानी में उतरेंगे जो इस कैनवस में रंग भरता है, और वो त्योहार है मकर संक्रांति। जरा आंखों के सामने ये तस्वीर लाइए। सुबह की हल्की हल्की सर्द हवा है और आसमान में हजारों लाखों पतंगे एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान में रंगों का एक खूबसूरत युद्ध छिड़ गया हो। तो चलिए, इन्हीं पतंगों के धागों को पकड़कर इस त्योहार की गहराइयों में उतरते हैं। पता लगाते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आती है, गुजरात का शानदार पतंग उत्सव, जिसे वहां उत्तरायण कहते हैं। देखिए, गुजरात के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक इमोशन है, एक जज्बात है। 2 दिन की सरकारी छुट्टी होती है, जिसका मतलब है पूरा का पूरा राज्य अपनी छतों पर। और रात का नज़ारा, अरे वो तो बस देखने वाला होता है। जब हजारों टुक्कल यानी कि रोशन पतंगे आसमान में छोड़ी जाती है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में अनगिनत लालटेनें जला दी हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये त्योहार सिर्फ पतंगबाजी का है, या इन ऊंची उड़ती पतंगों के पीछे कोई गहरा, कोई कॉस्मिक राज भी छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है, पता है। मकर मतलब मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, और संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन या एक राशि से दूसरी में जाना। तो ये वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। एक तरह से समझिए कि सूर्य अपना घर बदल रहा है। और यही वजह है कि ये त्योहार लगभग हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही आता है, क्योंकि ये सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है, लूनर को नहीं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझते हैं, इससे पहले के जो 6 महीने थे उन्हें कहते हैं दक्षिणायन। मान लीजिए कि ये देवताओं के लिए रात का समय था, दिन छोटे, रातें लंबी। लेकिन मकर संक्रांति से शुरू होता है उत्तरायण, यानी देवताओं का दिन। अब से दिन लंबे होंगे, रोशनी बढ़ेगी और खेतों में नई फसल आएगी। इसीलिए तो ये इतना पवित्र माना जाता है। ये असल में अंधेरे से उजाले की ओर एक सफर है। तो अब देखते हैं कि कैसे एक ही एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, सूर्य का ये राशि परिवर्तन, पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। ये देखना कितना कमाल का है। पंजाब में लोहड़ी की आग जलाकर सर्दियों को विदा किया जा रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल पर नई फसल का स्वागत हो रहा है। असम में लोग साथ मिलकर दावतें कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी दान करके पुण्य कमाया जा रहा है। मतलब रूप कितने भी हों, पर भावना एक ही है, एक नई अच्छी शुरुआत का जश्न। और भाई, जब भी भारत में किसी त्योहार की बात होती है तो खाने की बात तो होगी ही। खाना तो हमारे फेस्टिवल्स की आत्मा है। तो चलिए इस त्योहार से जुड़े कुछ खास पकवानों और उनके पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो इस दिन खिचड़ी के बिना त्योहार सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये है महाप्रसाद, एकदम पवित्र भोजन। और इसका कनेक्शन तो सीधा ग्रहों से है। ज्योतिष के हिसाब से इसके चावल का संबंध चंद्रमा से है, दाल का शनि से और घी का सीधा सूर्य से। मतलब ये तो एक तरह का कॉस्मिक मील हो गया है ना। और फिर आते हैं तिल गुड़ के लड्डू। अरे इनकी कहानी तो और भी मजेदार है। एक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने रूठे हुए बेटे शनि से मिलने जाते हैं, और ये मिठाई रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है। और इसका साइंटिफिक लॉजिक भी कितना कमाल का है। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ शरीर को जो गर्माहट और एनर्जी देते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अच्छा, तो अभी तक हमने जश्न, खुशियों और खाने पीने की बात की, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। त्योहार का एक छिपा हुआ, थोड़ा स्याह पक्ष। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस जश्न के ठीक बाद एक ऐसा दिन आता है जिसे शुभ नहीं माना जाता। इस दिन को किंक्रांत या करी दिन कहते हैं। देखिए, कहानी यह है कि मकर संक्रांति पर देवी ने संकरासुर नाम के एक राक्षस को मारा, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक अगले दिन उन्होंने एक और राक्षस किंकरासुर का वध किया। इसीलिए ये दिन जश्न का नहीं, बल्कि थोड़ी सावधानी बरतने का दिन माना जाता है। कह सकते हैं कि ये त्योहार के उल्लास में छिपी एक छोटी सी चेतावनी है। तो अभी तक हमने एस्ट्रोनॉमी, खेती, खाना और माइथोलॉजी, इन सब के अलग अलग धागों को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है।
तो एक बात तो साफ है, नाम चाहे कोई भी हो, परंपराएं कितनी भी अलग क्यों ना हो, इस त्योहार की आत्मा एक ही है। ये दिन है अपनी फसल के लिए प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का। ये दिन है अपनी थाली में से कुछ हिस्सा निकालकर दान करने का। और हाँ, ये दिन है पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर मन और तन दोनों को पवित्र करने का। और जब पवित्र स्नान की बात आती है ना, तो ये कहावत सब कुछ बयां कर देती है। मतलब साफ है, बाकी तीर्थ भले ही बार बार किए जाएं, लेकिन मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करना जीवन में एक बार तो जरूरी माना गया है। इससे इस दिन के आध्यात्मिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अंदाजा है कि ये त्योहार कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ गुजरात में, अकेले गुजरात में करीब करीब 80 लाख से 1 करोड़ लोग पतंग उत्सव में हिस्सा लेते हैं। ये कोई एक शहर या राज्य का त्योहार नहीं है, ये करोड़ों लोगों की एक साथ जुड़ी हुई एनर्जी का सेलिब्रेशन है। तो देखा जाए तो मकर संक्रांति सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये आसमान, खेत और हमारी संस्कृति का एक संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे पूर्वज सितारों में सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान भी ढूंढ लेते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या हम आसमान की उन प्राचीन धुनों को सुनना कहीं भूल तो नहीं गए हैं?